चलिए आगे देखते हैं। हम देखेंगे मृदा निर्माण। मृदा निर्माण, इसी में आगे हम क्या पढ़ते हैं, मिट्टी संसाधन। मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी संसाधन या भूमि संसाधन, भू संसाधन। ये मिट्टी निर्माण या मृदा निर्माण या मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। हम चारों ओर देख रहे हैं, यहाँ मिट्टी वहाँ मिट्टी, इसी मिट्टी पर जीव जंतु रह रहे हैं, इसी मिट्टी पर इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इसी मिट्टी पर घर बना हुआ है, इसी मिट्टी पर हमारा स्कूल बना हुआ है, इसी मिट्टी पर हमारा घर बना हुआ है, इसी मिट्टी के ऊपर रोड बनी हुई है। चारों ओर हम मिट्टी मिट्टी देख रहे हैं, हम सारी फसलें इस मिट्टी में उगा रहे हैं। आखिर ये मिट्टी आती कहाँ से है, ये बनती कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये मिट्टी जो इतना बड़ा संसाधन है ये आया कहाँ से। ठीक है, तो वो हम जानेंगे इस सवाल में। तो इस मिट्टी के निर्माण में जो चार कारक हैं, जिन चार कारणों से मिट्टी बनती है वो है, पहला है जलवायु, दूसरा है पैतृक शैलों की बनावट, तीसरा है भूमि की बनावट और चौथा है वनस्पति आवरण। सबसे पहले जलवायु। अब आप जलवायु जानते होंगे, हमने कक्षा 9 में पढ़ा है मौसम और जलवायु। मौसम वायुमंडल की अल्पकालीन दशाएं और जलवायु वायुमंडल की दीर्घकालीन दशाएं। फिर मैं आपको शॉर्ट में जलवायु बता देती हूँ कि जलवायु में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जलवायु के अंदर वर्षा भी आती है, तापमान भी आता है, आर्द्रता भी आती है, या ओले गिरना ये भी एक जलवायु का रूप है, या बर्फ गिरना ये भी जलवायु का रूप है। ठीक है, ये सब जलवायु के अंदर आते हैं। अब इन सब से मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो होता क्या है, आप चट्टाने जानते हैं, आप चट्टानों को देखते हैं, ये जो चट्टाने होते हैं ये कठोर होती हैं, पत्थर की तरह होती है, पत्थर की बनी होती है ये चट्टाने। ठीक है, अब इन्हीं चट्टानों में दिन में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो बहुत गर्मी से गर्म हो जाती है चट्टाने। अचानक से जब वो गर्मी से गर्म हो गई चट्टान, बारिश पड़ी तो बारिश की बूंदों से वो चट्टान चटक जाती है और फिर बारिश के साथ वो बह जाती हैं। ठीक है, चट्टान के टुकड़े बह गए और वही चट्टान के टुकड़े छोटे छोटे कणों में बंट कर क्या बन गए, मिट्टी बन गई। यानी कि जलवायु क्या है आप समझ गए। इस जलवायु के अपक्षय और अपर्दन के कारण जो चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन होता है उससे मिट्टी का निर्माण होता है। कुल मिलाकर चट्टान तो जो है कठोर है, पत्थर है, उसी पत्थर को हम अगर अपर्दन अपक्षय क्या कहलाता है, टूटना फूटना, बिखर करके कहीं दूर चले जाना चट्टानों का या मिट्टी का, एक स्थान से दूर चला जाना, ये अपर्दन अपक्षय में आता है। तो हम क्या कहेंगे कि माना एक पत्थर है, कठोर चट्टान है, वो कभी बारिश के कारण, कभी तेज हवा के कारण टूट फूट करके बिखर गई, दूर चली गई, तो वही कठोर चट्टान या पत्थर क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाती है। ठीक है, दूसरा है पैतृक शैलों की बनावट। पैतृक शैलें मतलब जो पुरानी शैलें हैं। ठीक है, शैल मतलब चट्टान, ये भी आपने पढ़ा है कक्षा 8 में। तो पैतृक शैलों की बनावट का क्या मतलब है, जिससे कि मिट्टी का निर्माण हो जाता है। होता क्या है, जो पुरानी शैलें होती हैं उनमें जब भी ज्वालामुखी या भूकंप आता है तो उसी तरह की मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे जितने भी क्षेत्र हैं उन चट्टानों में अगर ज्वालामुखी के कारण कोई मिट्टी बनी है तो वो क्या बनी है, काली मिट्टी। ठीक है, तो ये पैतृक शैलों की अपने आप में ऐसी बनावट है कि जिस तरह से वहां पर निर्माण होगा, वो जिस तरह की वहां पर शैल होगी उसी तरह की मिट्टी का भी निर्माण होगा। अगला है भूमि की बनावट। भूमि की बनावट, अब देखिए भूमि की बनावट कैसी होती है। आप लोग कई बार घूमने गए होंगे, कभी हल्द्वानी गए, कभी दिल्ली गए, कभी यूपी गए, कभी नोएडा गए, आप सब लोग घूमने जाते हैं सारे बच्चे। अब आप क्या देखते हैं वहां में और अभी आप कहाँ पर रह रहे, पहाड़ में रहे, इन दोनों में आपको क्या अंतर दिख रहा है कि आपको उन क्षेत्रों में जहाँ का मैंने अभी नाम लिया, उन क्षेत्रों में आपको क्या दिखा, दूर दूर तक केवल मैदान दिखा। ठीक है, समतल भूमि दिखी। और जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं पहाड़ में, आपको क्या दिख रहा है, सीढ़ीदार खेत, वहाँ पर पहाड़ है, वहाँ पर चट्टान है, वहाँ पर ऊंचाई है, वहाँ पर नीची है जमीनें। यानी कि क्या मतलब है कि पहाड़ों में ढालू भूमि है और मैदानी क्षेत्रों में समतल भूमि है। ठीक है, अब इससे क्या मतलब है मिट्टी के निर्माण का, तो होता क्या है, जो ढालू भूमि होती है, ढालू भूमि मतलब ऐसे होगी, आपने कभी देखा होगा कि पहाड़ों में कोई पानी नहीं रुकता, वर्षा होती है पानी बहता चला जाता है, गधेरे निकलने लग जाते हैं, नदियां बहने लग जाती हैं, झरने बन जाते हैं, पानी निकलने लगता है हर जगह से और नीचे को बहते रहता है। तो होता क्या है, ढालू भूमि में पानी रुकता नहीं, बारिश का पानी, वो हमेशा पानी नीचे को बहता है और अपने साथ वो ऊपरी परत को मिट्टी की बहाकर ले जाता है। ठीक है, तो ऊपरी परत जो बहुत उपजाऊ होती है उससे नष्ट भी होती है और नई जगह पर उस मिट्टी का निर्माण भी हो जाता है। अगला है वनस्पति आवरण, जो सबसे मुख्य कारण है मिट्टी के निर्माण का। वनस्पति आवरण का मतलब क्या है, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे,
और जीव जंतु दोनों आ जाते हैं। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, लेकिन इसमें वनस्पति आवरण में हम मिट्टी का निर्माण पढ़ रहे हैं तो हम जीव जंतु को भी लेंगे। तो होता क्या है, ये जितने भी आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, इन पेड़ पौधों की पत्तियां जो झड़ जाती हैं, ठीक है, इन पेड़ पौधों की पत्तियां जब झड़ जाती हैं, उनके बाद कई वर्षों बाद सड़ने गलने से, कभी बारिश पड़ेगी कभी धूप पड़ेगी, उन पत्तियों में सड़ने गलने से वो क्या बन जाती है, मिट्टी बन जाती है। ठीक उसी तरह जो जीव जंतु होते हैं, उनके मरे हुए शरीर, मृत शरीर, ठीक है, जीव जंतु चाहे कितने भी जंगली जानवर हैं, पालतू जानवर, वो मर गए, वो उन्हें हम फेंके हुए देखते हैं, तो उनके भी जो जीवाश्म होते हैं, जो उनके अंश होते हैं, जो उनका मृत शरीर होता है, वो कई वर्षों बाद किस में बदल जाता है, मिट्टी में बदल जाता है। आप खुद देखते होंगे, आप गाय भैंस पालते हैं, उसमें आप गोबर का प्रयोग करते हैं, गोबर के साथ आप क्या डालते हैं, पत्ते भी डालते हैं, क्योंकि गाय भैंस पत्ते खाती है, तो वो पत्ते गोबर के साथ डालें और गोबर के साथ खाद बना करके हमने डाल दिया खेतों में। अब उसी खेत में आप 2 साल 3 साल बाद देखना, उस पत्ते को फिर से ढूंढ के लाओ, वो आपने बुरांस का, बाज का, किसी का भी पत्ता आपने डाला है गोबर के साथ खेत में डालने तक आपको नजर आया वो पत्ता, लेकिन अब 3 साल बाद उस पत्ते को वैसे ढूंढ के दिखाओ, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब मिल करके मिट्टी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मिट्टी का निर्माण कैसे कैसे होता है। पहला जलवायु के कारण, यानी कि चट्टानों में जो जलवायु के कारण अपक्षापर्दन होता है, उससे मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा पैतर्क शैलें, यानी कि जो पुरानी शैलें हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, इस तरह के कारणों से उनका जो फटना, उनका जो टूटना, उन शैलों का, उनसे बिखर कर जो चूर्ण बनते हैं, उससे उसी तरह की मिट्टी का निर्माण होता है। तीसरा भूमि की बनावट, यानी कि जो ढालू भूमि होती है, अपने साथ वो बारिश में बहा करके, या फिर बहुत तेज हवा चलती है तो वो मिट्टी का अपरदन होता है, अपने साथ बहा करके वो मिट्टी को ले जाती है। इस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी मिट्टी का निर्माण हो जाता है। अगला है वनस्पति आवरण, यानी कि जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, उनके सड़ने गलने से, उनके जीवाश्मों से कई वर्षों बाद मिट्टी का निर्माण हो जाता है। लेकिन इस मिट्टी का ह्रास या मिट्टी का अपरदन या मृदा निम्नीकरण कैसे होता है। अब सबसे पहले तो मृदा अपरदन या भूमि ह्रास कहते किसे हैं। देखिए, भूमि ह्रास क्या होता है या मृदा अपरदन क्या होता है, भूमि के उपजाऊपन का नष्ट हो जाना, ठीक है, भूमि की उर्वरा शक्ति का खत्म हो जाना, ठीक, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि मृदा का अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाना, ये सब क्या कहलाता है, भूमि ह्रास या मृदा अपरदन। अब ये होता कैसे है, देखिए होता क्या है, जो मिट्टी होती है, जो उसकी ऊपरी परत होती है, वो बहुत जो उपजाऊ होती है और वही बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम फसलें उसमें बोते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने गेहूं बोया और गेहूं आप 500 मीटर या 1 किलोमीटर नीचे तक बोएंगे, उसकी जड़ें इतनी नीचे तो जाएंगी नहीं, वो इतनी तक जाएंगी, और ये क्या है, मिट्टी की ऊपरी परत है, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर या जैसे ज़्यादा 1 मीटर तक की ही फसलें हम बोते हैं, तो वो ऊपर 1 मीटर तक या उससे भी कम जो ऊपरी परत होती है, वही सबसे ज़्यादा उपजाऊ और महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। लेकिन वही ऊपरी परत मिट्टी की नष्ट हो जाती है, उसी को भूमि का ह्रास या अपरदन कहते हैं। और ये क्यों होता है ये हम जानेंगे इसमें। तो सबसे पहला कटाव या अपरदन के कारण है, जो पहला क्या है, धरातलीय, ठीक है, धरातली कटाव। अब धरातली कटाव होता क्या है, जब भी कभी मूसलाधार या तेज बारिश होती है, ठीक है, जब भी कभी मूसलाधार और तेज बारिश मिट्टी में या खेतों में पड़ती है, तो वो अपने साथ बहाकर कई सारी मिट्टी को ले जाती है। तो इससे क्या होता है, जो ऊपरी परत होती है वो बारिश में बहकर चले जाती है, ठीक है, और ऊपरी परत ही मैंने आपको बताया कि उपजाऊ है, और वो बह गई तो उससे क्या होगा, मिट्टी एक तो अपने स्थान से हट गई, और दूसरा जो ऊपरी परत उपजाऊ है वो नष्ट हो गई। इसे क्या कहेंगे, मृदा अपरदन। दूसरा कारण है कछार वाला कटाव। कछार वाला कटाव क्या होता है, जो नदियां होती हैं वो अपने साथ बहा करके कई सारी मिट्टी को ले जाती हैं, कई बार उसमें लहरें उठती हैं, वो चट्टानों से टकराती हैं, वहां से मिट्टी को लाई अपने साथ बहा कर ले गई, ठीक है। तो नदियों के द्वारा जो कटाव होता है मिट्टी का, उसे हम कछार वाला कटाव कहते हैं। अगला है वायु के द्वारा, ठीक है। अब वायु के द्वारा आपने अधिकतर देखा ही होगा कि जब भी हवा चलती है उसमें कितनी सारी धूल उड़ रही होती है, कितनी सारी मिट्टी उड़ रही होती है, ठीक है। आप देखते हैं रोज ही की हवा चली और बस उसमें धूल उड़ी, तो वो क्या है कि हवा के द्वारा मिट्टी का अपरदन हो रहा है। हवा क्या कर रही है, अपने साथ मिट्टी को इस खेत से उड़ा करके कहीं ले जा रही है, कहीं ले जा रही है, ना जाने कहाँ कहाँ ले जा रही है, ठीक है। तो उससे क्या है, उसकी ऊपरी परत को वो बहा कर ले गई, हवा उड़ा कर ले गई, और उससे मिट्टी का अपरदन हो गया।
इसके अलावा मिट्टी कटाव के क्या कारण हैं? ये तो एक 3 रूप थे जिसके द्वारा मिट्टी का कटाव होता है। इसके अलावा जैसे पशुओं की अनियंत्रित चराई, ठीक है, आप सभी पशुपालक हैं, आपके घर चराने ले जाते हैं, कई बार आपके पेरेंट्स लेके जाते हैं। तो होता क्या है, पशुओं की चराई से मिट्टी अपरदन का क्या मतलब है? होता यह है कि पशु जहाँ पर चराए जाते हैं ना, जहाँ पर वो चलते हैं, वो अपने खुर में, खुर मतलब पैर, ठीक है, अपने पैरों से मिट्टी को उखेड़ देते हैं, वहां से उखाड़ लेते हैं, ठीक है, उघेड़ लेते हैं अपने साथ। उनके खुरों में कई सारी मिट्टी उघड़ जाती है और उस उधड़ने से क्या होता है, मिट्टी ढीली पड़ जाती है जहां पर भी वो चरेंगे, ठीक है, जहां पर भी आपने अपने पशुओं को चराया, वो जहां जहां गए वहां वहां उन्होंने अपने खुर नुकीले होते हैं, मिट्टी को उघेड़ दिया और उसके बाद वो मिट्टी ढीली हुई, बारिश हुई, थोड़ी सी बह गई और थोड़ी सी हवा चली, उड़ गई, ठीक है। तो पशुओं की अनियंत्रित चराई। इसके अलावा खेतों में मेड़बंदी ना होना। मेड़बंदी आप लोग अधिकतर करते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी की जाती है, चारों ओर उसकी मेड़बंदी नहीं होती, उसमें खेत के चारों ओर पेड़ नहीं लगाए हुए होते हैं, कोई दीवार नहीं दी हुई होती है, जिससे क्या होता है कि सीधे बारिश हुई, मिट्टी बही, सीधे हवा चली, मिट्टी बह गई। इसके अलावा पेड़ पौधों का कटान आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप वृक्षों का महत्व तो बचपन से पढ़े आ रहे हैं, 4th-5वीं क्लास से आप लिखते हैं वृक्षों के बारे में। वृक्ष अपनी जड़ों में मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, ठीक है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कितना अत्याधुनिक रूप से, कितना अंधाधुंध रूप से पेड़ों का कटाव हो रहा है, जिससे क्या है कि मृदा का अपरदन भी हो रहा है। फिर पानी की उचित व्यवस्था, उचित निकासी नहीं होती है। जैसे बारिश हुई और सीधे खेत का ढलान नीचे को है और सीधे बह गया, बारिश के पानी के साथ मिट्टी बह गई। अगर उसी बारिश के पानी की निकासी अच्छी व्यवस्था हो खेत में या घर के आसपास से, तो उतनी मिट्टी बचाई जा सकती है। तो ऐसे कई कारण हैं मृदा अपरदन के। अब इस मृदा अपरदन को रोकने के उपाय आगे जानेंगे इसमें कि इस भूमि की कटाव या भूमि के ह्रास या मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें है वृक्षारोपण, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि वृक्ष अपने जड़ों पर मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, तो सबसे ज्यादा तो हमें पेड़ बहुत ज्यादा लगाने हैं जिससे मृदा अपरदन रुक जाए। दूसरा है नदियों पर बांध बनाना। अब आप देखते हैं कि नदियों में जो जल होता है उसका प्रवाह बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत तेज बहती है, ठीक है, और अपने साथ बहाकर कई मिट्टी को ले जाती है। लेकिन अगर उसी नदी में, तेज बहती नदी में हमने बांध बना दिया, तो अब उसका प्रवाह धीमा हो जाएगा, वहां से वो धीमी चलेगी, तो उसके साथ जो मिट्टी बहकर आई वो उस बांध के आसपास रुक जाएगी, ठीक है। इसके अलावा खेतों में मेड़बंदी, खेतों के चारों ओर आपको मेड़बंदी करनी है, पेड़ लगाकर या दीवारें देकर, जिससे कि मृदा का अपरदन ना हो। अगला है पशुओं की चराई। अभी मैंने आपको बताया कि पशु जो चरते हैं वो अपने पैरों में मिट्टी को उखाड़ लेते हैं, इसलिए पशुओं की चराई हमें कुछ चुने हुए क्षेत्रों में करनी है। कुछ क्षेत्र ही ऐसे बनाने हैं जो चारागाह के लिए हों, ठीक है, वहीं पर पशुओं को चराना है। हर एक जगह पर पशुओं को चराई करके हम मृदा का अपरदन या ह्रास कर रहे हैं। अगला है जल निकासी। जल निकासी की अच्छे से व्यवस्था करनी है कि हमें नालियां बना देनी है, सुचारू रूप से सुचित व्यवस्था करनी है कि बारिश हुई तो पानी कहाँ से निकलेगा, ताकि खेतों की मिट्टी या फिर जो हमारी आवश्यकता वाली मिट्टी है उसका अपरदन ना हो। अब हम देखते हैं कि इस मृदा अपरदन से या भूमि ह्रास से हानियां क्या होती है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, पूरे सवाल का आंसर पढ़ने में, इतना सब कुछ समझाने में आप समझ गए होंगे कि इससे हमें क्या क्या हानियां होती हैं। फिर भी हम आपको बताते हैं कि सबसे पहली हानि तो क्या है कि भूमि का अनुपजाऊ या बंजर हो जाना। मैंने आपको बताया कि ऊपरी परत ही उसकी उपजाऊ होती है और उपजाऊ मिट्टी ही तो हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, उसी में हम फसल उगा रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा, भूमि ह्रास से उपजाऊ मिट्टी बह गई और हमारे लिए जो मिट्टी बची वो बंजर। दूसरा, बाढ़ों का प्रकोप। होता क्या है कि जब भूमि या मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है तो उसमें किसी तरह की फसलें नहीं उग पाती हैं, उसके चारों ओर कोई वनस्पति नहीं उग पाती है, तो इससे क्या होता है, बाढ़ का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है, चारों ओर पानी भर जाता है, ठीक है। अगला है नदियों का मार्ग। नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। होता क्या है, मिट्टी बह कर गई, इकट्ठी होती रही, नदी के आगे आ गई, तो नदी का मार्ग की कृषि उत्पादन में कमी, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्या है कि हम इसी मिट्टी में, इसी भूमि में तो हम फसलें उगा रहे हैं और वही फसल हम साल भर खा रहे हैं, वही हमारी आजीविका है, हम उसे बेच रहे हैं। लेकिन मृदा अपरदन से क्या होता है, वो सभी मिट्टी बहकर चले जाती है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा फसलों का नुकसान या कृषि उत्पादन में कमी होती है। तो इस तरह से हमारा ये पहला चैप्टर समाप्त होता है। कल